जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जैव विविधता एवं संरक्षण क्लास 12th जीव विज्ञान शुरुआत करेंगे। आज महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। करते हैं श्री गणेश। जय श्री राम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता सबको अचंभित या आश्चर्यचकित करने वाली है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको जैव विविधता एवं संरक्षण की कुछ बात ध्यान नोट कर देना। ये आपके कुल 3 अंक, कितने अंक है? 3 अंक का चैप्टर रहेगा। इसमें आपको 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 अंक का होगा, ये ध्यान रखना। तो 2 प्रश्न तैयार करने हैं आपको और ये चैप्टर कंप्लीट है। देखो, इसमें दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर चींटियों की 20,000 जातियाँ, भृंगों की 3 लाख जातियाँ, मछलियों की 28,000 जातियाँ और अधिपाद यानी आर्किड्स की 20,000 से अधिक जातियाँ पाई जाती है। तो एक बार देख लेना, यहाँ पे आपको बताई हुई है किस जीव की कितनी जाति है। शुरू होता है सबसे पहले परिचय से। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर वृद्ध अणुओं से लेकर जीवों तक अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसको जैव विविधता कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता की डेफिनेशन आपको याद करनी है। जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर वृद्ध अणुओं से लेकर, वृद्ध का मतलब बड़े से लेकर जीवों, छोटे से छोटे जीव तक बहुत सारी विविधता पाई जाती है। उसी को जैव विविधता कहते हैं, जो जीवों के अंदर विविधता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता के लिए जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव विज्ञानी एडवर्ड विल्सन ने प्रचलित किया। प्रश्न बना जाता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? एडवर्ड विल्सन। किसने किया? एडवर्ड विल्सन ने। अब हम देखेंगे जैव विविधता के 3 प्रमुख प्रकार है। किस प्रकार से, उसको देखते हैं। जैव विविधता के 3 प्रकार में पहला प्रकार है भारत में आनुवांशिक रूप से भिन्न 10,000 से ज़्यादा आम की जातियाँ पाई जाती है। ये आम यहाँ पे मैंगो की बात कर रहा है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में पाए जाने वाले राउवोल्फिया वोमिटोरिया में आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। उनके द्वारा उत्पादित रेसर पिन की सांद्रता व क्षमता सब संबंधित है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ये कैसी विविधता थी अपने? ये थी आनुवांशिक विविधता। दूसरी है जातीय विविधता। आपको तो सीधा प्रश्न पूछेगा विविधता के प्रकार, तो आनुवांशिक विविधता
ये याद रखना नंबर 1। और दूसरा नंबर याद रखना जातीय विविधता। तीसरा याद रखना आपको पारिस्थितिकी, जातीय और पारिस्थितिकी। जातीय विविधता होती है, ये विविधता जातीय स्तर पर पाई जाती है। जैसे पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट के उभयचरों में पाई जाने वाली जातीय विविधता अधिक होती है। पारिस्थितिकी विविधता, ये विविधता पारितंत्र स्तर पर पाई जाती है। और जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, भारत में नॉर्वे की अपेक्षा पारितंत्र विभिन्नता अधिक पाई जाती है। नॉर्वे की अपेक्षा भारत में पारितंत्र विभिन्नता अधिक है। भारत में जैसे किस प्रकार से है तो उसको देख लो। रेगिस्तान है भारत में, वर्षा वन है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, आर्द्र भूमि है, ज्वार नदी मुख है, एल्पाइन है। इस प्रकार से आप देखोगे तो बहुत अधिक पारितंत्र विभिन्नता पाई जाती है। पारितंत्र विभिन्नता, तो ये पारितंत्र विविधता इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी तथा भारत में जातियों की संख्या। यहाँ से आपको एक सीधा सीधा प्रश्न बनता हुआ दिखेगा। IUCN का पूरा नाम, गौर देना इस सवाल को। IUCN जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 2004 के आंकड़ों के अनुसार 1.5 मिलियन से अधिक पादप जंतु जातियाँ वर्णित की जा चुकी है। बात 2004 की है, ध्यान रखना। 1.5 मिलियन से अधिक पादप और जंतु की जातियाँ वर्णित है, लेकिन अनेक जातियों की खोज व उनकी व्याख्या करना शेष है। तो आज अभी 2026 है, तो अनुमान लगा दो आप। 1.5 मिलियन की बात कहाँ कर रहा है? 2004 में। निरंतर खोज होती रही। अगला देखो, उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा जो शीतोष्ण, तो उष्ण की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में जातियों की खोज अधिक होती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक आकलन के अनुसार 20-25 मिलियन जातियाँ विश्व में है। तो ये याद रखना, पूरे विश्व की बात करें तब कितनी बताइए? विश्व की बात करें तो 20 से 25 मिलियन। रॉबर्ट मे के अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध आकलन के अनुसार विश्व में 7 मिलियन यानी 70 लाख जातियाँ हैं। ये याद रखना, रॉबर्ट मे। और आपको पूछे कि किसने दिया जैव विविधता सब, तो मैंने पहले बता दिया आपको, रॉबर्ट विल्सन। क्या नाम आया था अपने ऊपर? एडवर्ड विल्सन। ये एडवर्ड विल्सन नाम याद रखना आप, एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट देखो, पारिस्थितिकी के बाद अब आपने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लो। तो सीधी बात है, आंकलित जातियों में जंतु जातियों का प्रतिशत अधिक है, 70% से अधिक है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी की प्रतिशतता लगभग 22% है। ठीक है, ये याद रखना, कितने परसेंट है? 22%। संपूर्ण जंतु जातियों में कीट जातियों का परसेंट कितना है? 70%। अब आपको ये सीधा सीधा एक मिलान वाला सवाल बन सकता है, वहाँ जहाँ पे पूछा जाएगा कि आकलित जातियों में जंतु जातियों का परसेंट मिलाओ, 70% से अधिक। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा का पूछे तो 22%, और संपूर्ण जंतु जाति का पूछे, कीट जाति की प्रतिशत पूछे तो 70%। मछली, उभयचर, सरीसर और स्तनधारियों की कुल जातियों की संख्या से भी ज़्यादा कवक जातियाँ हैं, तो कवक की जातियाँ अधिक बताइए। देखो नेक्स्ट, जीव वैज्ञानिकों प्रोकैरियोटिक जातियों की सही संख्या का अनुमान नहीं लगा पाए। यदि इन जातियों का जैव रासायनिक या आणविक अध्ययन किया जाता है तो इनकी संख्या लाखों में पहुंच सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। विश्व, क्या कहा?
विश्व के भूमि क्षेत्र में भारत के भूमि क्षेत्र की प्रतिशतता कितनी है? 2.4%। बहुत अच्छा सवाल है। विश्व के, पूरे विश्व की बात करें तो, और भारत के भूमि क्षेत्र की परसेंटेज पूछे तो 2.4। विश्व की जैव विविधता में भारत की जैव विविधता का परसेंट 8.1% है। 8.1% याद रखना। विश्व की जैव विविधता में भारत की जैव विविधता का परसेंट, और ये भी याद रखना। इस परीक्षा में इस यहाँ से डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद है भारत में अभिलेखित कुल पादप जातियों की लगभग संख्या कितनी है? 45,000। भारत में अभिलेखित कुल जंतु जातियों की लगभग संख्या 90,000। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, भारत में बिना खोजी गई पादप जातियों की अनुमानित संख्या कितनी होगी? 1 लाख से भी अधिक है। नेक्स्ट देखो, भारत में बिना खोजी हुई जंतु जातियों की अनुमानित संख्या 3 लाख से अधिक है। भारत में बिना खोजी कुल जातियों का परसेंटेज रॉबर्ट मे के आकलन के अनुसार 22% है। अभी हमने देखा था, याद रखना इसको, 22%। ठीक है, जहाँ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ वो ध्यान देना, बाकी एक बार आप रीड कर लेना। भारत में विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। ये ध्यान रखना, भारत विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता, जो टॉप 12 की बात करें वहाँ पे अपना भारत भी शामिल है विश्व में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी सिस्टम में। अनेक जातियाँ अपनी खोज से पहले ही विलुप्त हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे, जिस जाति की हम खोज करने जाते हैं या वैज्ञानिक खोज करते हैं तो उससे पहले वो विलुप्त हो जाती है। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय संग्रहित पुस्तकों के सूचीबद्ध होने से पहले नष्ट हो रहा है। इस चीज़ को आप नोट कर देना। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता के प्रतिरूप। जैव विविधता के प्रतिरूप का मतलब हो गया पैटर्न। क्या हो जाएगा? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या देखना है आपको? अक्षांशीय प्रवणता, अक्षांशों पर जैव विविधता में क्रमबद्ध उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसे अक्षांशीय प्रवणता कहते हैं। सीधी बात है, सामाजिक में जो अक्षांश और देशांतर की बात करता है वो कह रहा है अक्षांश पर जैव विविधता क्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। डेफिनेशन हो जाएगी अक्षांशीय प्रवणता की, यहाँ से ये डेफिनेशन हो गई। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और जातीय विविधता में कमी आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ये जैसे अपन देख रहे हैं ये पृथ्वी, अब भूमध्य विषुवत रेखा, इससे अपन ध्रुवों की साइड जाएंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव साइड जाएंगे, तो वैसे वैसे वहाँ पे क्या आ जाएगा? विविधता कमी हो गई। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच बात कर रहा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जातीय विविधता शीतोष्ण ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। सीधी बात है कि शीतोष्ण ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा उष्ण कटिबंधीय में क्या होगी? जातीय विविधता अधिक होगी। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट क्या कहता है आपको? पक्षी जातियों की संख्या। पक्षी जातियों की संख्या भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश, अभी मैंने कहा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, उत्तर से उत्तर ध्रुव की ओर क्रमशः कम होती है। तो पक्षी जातियों की संख्या भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुवों की साइड जाओगे तो हमेशा क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट देखो, कोलंबिया में 0 डिग्री अक्षांश, कोलंबिया की बात कर रहा है, 0 डिग्री अक्षांश 1400 पक्षी जातियाँ। तो याद रखना, कोलंबिया 0 डिग्री अक्षांश। ये डाटा आपको याद रह जाए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ मैं बोल दूंगा आपको। भारत में अधिकतर भाग उष्ण कटिबंधीय 1200 पक्षी जातियाँ। न्यूयॉर्क में 41 डिग्री, ये याद रखना, 0 डिग्री अक्षांश, 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 105 पक्षी जातियाँ हैं। ग्रीनलैंड में 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 56 जातियाँ हैं। ध्यान रखना, पक्षी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो, इक्वेडोर उष्णकटिबंधीय, जिसको अपन कहेंगे
सहवनी पादपों की जातियाँ अमेरिका के शीतोष्ण क्षेत्र से 10 गुना ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 10 गुना, 10 गुना अधिक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता दक्षिणी अमेरिका में अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। इसको इम्पोर्टेंट करके लिख दो। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता अगर आपको देखने को मिलेगी तो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये विभिन्न जातियों की संख्या है, यहाँ पे दी हुई है। अपन एक एक करके उसको देखते हैं। पादप जातियाँ दी हुई है 40,000, मत्स्य जातियाँ 3,000, पक्षी जातियाँ 1,300, स्तनधारी की जातियाँ 427, उभयचर की 427 और सरीसृप की होगी 378। अकशेरुक जातियाँ हो गई 1,25,000 से भी अधिक। इसको नोट कर देना। कीटों की बिना खोजी हुई जातियाँ लगभग 2 लाख है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होने के कारण क्या क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे उसके कारण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक क्यों होती है, नेक्स्ट देखो, उसका कारण भी अपन देख लेते हैं। लंबे समय तक, पहला कारण तो क्या है, लंबे समय तक, लाखों वर्षों तक कह सकते हैं, आबादित क्षेत्र रहने के कारण यहाँ विभिन्न जातियों को विकास व विविधता के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। सीधी बात है, अवसर अच्छा मिलता है। कम मौसमीय परिवर्तन, वहाँ पे तो लंबे समय तक कह दिया विकास विविधता अच्छा हो जाता है। यहाँ कम मौसमीय परिवर्तन के कारण परिवर्तन क्या होगा, कम, तो पर्यावरण में जैव विविधता की क्या होगी, वृद्धि। अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने के कारण उत्पादन अधिक होता है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता में वृद्धि होती है। जातीय क्षेत्र संबंध, यहाँ पे बात कर रहा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मनी का वैज्ञानिक, कह सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका के जंगलों का गहन अन्वेषण करने के बाद ये पाया कि एक क्षेत्र में जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र बढ़ने के साथ एक सीमा तक बढ़ती है। व्यापक किस्मों के जातीय समृद्धि क्षेत्रों के बीच संबंध आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर बात कर रहा है। और यहाँ पे एक सूत्र दिया आपको, इसको याद कर देना। यहाँ पे कह रहा है कि S क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके, S बराबर CA का Z। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये संबंध एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो याद रखना कैसे प्राप्त होता है, सीधी रेखा के रूप में। निम्नलिखित समीकरण द्वारा इसको व्यक्त कर सकते हैं। log S बराबर log C प्लस Z, यहाँ पे देख लो, इसको आप नोट कर देना। S बराबर log C और Z, इसका S का मीन्स हो गया यहाँ पे जातीय समृद्धि, A का मतलब एरिया क्षेत्रफल हो गया, और Z का मतलब हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, रेख की ढाल। ये नाम दिया हुआ स्पाइस स्पीसीज है ना, स्पीसीज नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, C का मतलब हो जाएगा अंतखंड। ये आपको अगला पॉइंट मिल जाएगा। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने खोजकर पता लगाया कि Z का मान 0.1 से 0.2 के पास में होता है, चाहे कोई भी वर्ग की समूह या क्षेत्र हो। अर्थात प्रतिगमन का समाश्रय रेखा का ढाल समान होता है। लेकिन यदि महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र के संदर्भ में जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण किया जाता है तो प्रतिगमन रेखा ढलान तेजी से खड़ा होता है। Z का मान क्या हो जाएगा, 0.6 से 1.2 के पास में। विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों की फलाहारी पक्षी स्तनियों के लिए ढलान इतना पाया जाता है।
देख लेना, सवाल आपके बन जाएगा 3 सवाल यहाँ, 2 सवाल बनने वाले लघु उत्तरात्मक, जो जैव विविधता का शब्द किसने दिया, वहीं से मैंने अभी तक बताया, वहाँ से प्रश्न बन जाएगा। एक आपको बड़ा सवाल लघु उत्तरात्मक मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा, जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है। महत्व पूछेगा आपको, जैव विविधता, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। जातीय विविधता क्या याद करना पड़ेगा, जातीय विविधता में पहला पॉइंट आपको याद रखना है स्थिरता। स्थिरता पॉइंट याद रखना। इस स्थिरता में क्या होगा, देखो स्थिरता को याद रखना आप, जिस समुदाय में जातियों की संख्या अधिक होती है वह पारितंत्र अपेक्षाकृत क्या होगा, स्थिर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, स्थिर होगा, स्थायी होगा। जिस समुदाय में जातियों की संख्या अधिक होती है तो वो स्थायी हो गया, स्थिर हो गया। उत्पादकता, जिस पारितंत्र में जातीय विविधता अधिक होती है तो उस पारितंत्र की उत्पादकता भी क्या होगी, अधिक होगी। ये किसने कहा, डेविड टिलमैन का प्रयोग था उसके अनुसार। तो याद रखना, उत्पादकता के बारे में बताने वाला टिलमैन। स्वस्थ पारितंत्र किसे कहेंगे, एक ऐसा पारितंत्र जहाँ जातीय विविधता का अधिक होना एक स्वस्थ पारितंत्र का लक्षण बताया। पारितंत्र को संतुलित करने में जातीय विविधता का होना आवश्यक है। एक अच्छा पारितंत्र मानव जीवन के अस्तित्व के लिए भी क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो, रिवेट पेपर परिकल्पना। रिवेट पेपर, पॉपर हो गया, इसमें पेपर नहीं है, ध्यान रखना। रिवेट पोपर परिकल्पना के अनुसार क्या हो जाएगा, जातीय विविधता के पारितंत्र के महत्व को पॉल एरहलिक की रिवेट पोपर परिकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। किसको, जातीय विविधता के पारितंत्र के महत्व को किस रिपोर्ट के द्वारा, किस पोपर परिकल्पना के कंसेप्ट के द्वारा समझा जा सकता है, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है उसमें, तो देख लो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ लो कि एहरलिक के अनुसार पारितंत्र एक वायुयान की तरह तथा जातियां हैं जो रिवेट यानी कीलक नटों की तरह है। तो पारितंत्र को तो बताया है वायुयान और जातियों को बताया रिवेट, जिसको हम कह सकते हैं नट की तरह कीलक होते हैं वायुयान में। एरोप्लेन की बात कर रहा है। वायुयान के विभिन्न भाग रिवेट द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी सब भाग को जोड़ने के लिए नट आप समझते हो, जिसको अपन कहते हैं कि उसके द्वारा कोई चीज़ को कसना, तो जुड़े रहते हैं। यदि यात्री वायुयान के रिवेट कीलक हैं, तो यदि यात्री वायुयान के रिवेट यानी निकाल अपने साथ ले जाते हैं। अब भाई देखो, आप किसी बस में, गाड़ी में, किसी में भी यात्रा कर रहे हो, अगर आप उसको रिवेट को, बोल्टू को खोलना काम करना शुरू कर दोगे, नट जिसको वही कहते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, अब उसको खोल के लेके जाएंगे तो इससे वायुयान की सुरक्षा प्रभावित होगी। ऐसे ही पारितंत्र से अगर जातियाँ विलुप्त हो गई तो पारितंत्र की सुरक्षा या संतुलन भी प्रभावित होता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको याद रखना है, वायुयान याद रखना और उसका रिवेट नट याद रखना। और जिस प्रकार से हम उस वायुयान से इसको खोलकर बाहर लेके जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा, उसी प्रकार से अगर जातियाँ विलुप्त हो गई तो क्या प्रभाव होगा पारितंत्र पर, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, जैसे वायुयान के पंख के रिवेट हटाने, अब वायुयान का जो पंख है, ऊपर पंखा घूमता है, उसमें वायुयान के रिवेट हटाए तो वायुयान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो गया। इसी प्रकार पारितंत्र के मुख्य अगर जातियां हट गई, खत्म हो गई, तो फिर पारितंत्र अधिक खतरे में पड़ जाएगा। यदि वायुयान के कम महत्व कुछ रिवेट हटाते हैं, यानी जो कम महत्व कुछ रिवेट, तो वायुयान की सुरक्षा पर खास फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार कम महत्व वाली जातियों के विलुप्त हो जाने पर पारितंत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो पहले से ही कम है और वो विलुप्त हो गया तो पारितंत्र पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जिसकी संख्या बहुत अधिक है ऑलरेडी, तो उसमें कोई कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जैसे वायुयान के कम महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पे ध्यान रखना आप,
जैव विविधता का यही चल रहा था अपने रिवेट। अगर वायुयान के कम महत्वपूर्ण, क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पे, वायुयान के कम महत्वपूर्ण रिवेट बहुत ज़्यादा संख्या में हट जाए तो वायुयान कमज़ोर हो जाएगा। उसी प्रकार पारितंत्र से भी अगर कम महत्वपूर्ण जातियाँ विलुप्त हो जाए तो पारितंत्र कैसा हो जाएगा, कमज़ोर। तो पारितंत्र ध्यान रखना, पारितंत्र हमेशा जैव प्लस अजैव घटक से मिलकर बनता है, जिसमें जीव भी होंगे, सजीव और निर्जीव भी होंगे, दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र। एक के बिना भी अधूरा है पारितंत्र। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, जैव विविधता की क्षति कैसे लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को। तो जैव विविधता की क्षति के बारे में आपको ध्यान रखना है। समय के साथ कई जातियां विलुप्त हो जाती है, नई जातियां विकसित हो जाती है, सीधी बात है। मानव के क्रियाकलापों, सबसे मेन है मानव, उसके जो एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप है, उसके द्वारा जातियों के विलोपन की दर 100 से 1000 गुना बढ़ गई है। हम जैसे जैसे उद्योग लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं या फिर पेड़ काट रहे हैं, उससे जैव विविधता को प्रभावित होना पड़ता है। तो ये ऐसे बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर मानव द्वारा आवासीय बस्तियां बसाने के बाद 2000 से ज़्यादा पक्षियों की मूल जातियां विलुप्त हो गई। जहाँ मनुष्य रहेगा तो वहाँ पे वैसे कह रहा है कि प्रशांत उष्णकटिबंधीय में क्या हो गया है, बस्तियां बसने के बाद पक्षियों की जातियां कम हो गई है। बहुत बढ़िया सवाल है यहाँ पे। IUCN मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल सूची, जिसको अपन कहते हैं रेड लिस्ट, क्या कहते हैं, रेड लिस्ट, इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार पिछले 500 वर्षों में पादप व जंतुओं की 784 जातियां विलुप्त हो गई है। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई है। अब ये 20 वर्षों की बात कर रहा है, अभी ध्यान रखना ये चीज़। 20 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हो गई, 27। नई विलुप्त जातियों में कौन कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना। एक तो डोडो, जिसको अपन मॉरिशस, एक क्वेगा यानी अफ्रीका, और थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रेलर समुद्री गाय रूस, और बाघ की 3 उपजातियाँ बाली, जावा, कैस्पियन की प्रमुख है जो विलुप्त जातियों में से हैं। तो ये ध्यान रखना, विलुप्त जातियाँ, नई विलुप्त का मतलब जो अभी अभी विलुप्त हो रही है वो नोट कर देना। नई विलुप्त जातियों में कौन कौन है, डोडो, क्वेगा, थाइलेसिन, स्टेलर समुद्री गाय और बाघ की 3 जातियाँ। देखो नेक्स्ट, अगला हो जाएगा वर्गकों का विलोपन यादृच्छिक नहीं है। कुछ वर्गों जैसे उभयचर का विलोपन अधिक हुआ है, उभयचर का विलोपन अधिक हुआ है। विश्व में 15,500 से अधिक जातियां विलुप्त होने के कगार पर है। इनमें 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर, 31% आवर्तबीजी जातियां है। याद कर देना, इसको नोट कर देना कि 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, और इसी को उल्टा कर देना 32% उभयचर, 32 से एक कम, 31% आवर्तबीजी, ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी पर जीवन के उद्विकास व विविध रूपेण की लंबी अवधि लगभग 3 अरब या 3 बिलियन वर्ष दौरान 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटनाएं हुई है। कितनी बार, 5 बार। नेक्स्ट देखो, इस समय छठा विलोपन अग्रसर है। तो 5 बार तो हो गया विलोपन, अब छठा है। और इसमें लेकिन इस विलोपन की दर पूर्व के 5 विलोपन की अपेक्षा बहुत तीव्र है, 100 से 1000 गुना तक आ गई। छठे विलोपन की तीव्रता का कारण मानव गतिविधियाँ है। ये इसी दर से जातियों का विलोपन होता जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो अगले 100 वर्षों तक पृथ्वी की आधी जातियाँ क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, अगले 100 वर्षों तक। 1 से 2 बार आप इसको सुन लेना, और जो जो बात मैंने इम्पोर्टेंट कही इसमें से वो बात लिख देना, आपका काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। यहाँ से आपको 2 प्रश्न इस चैप्टर से मिलेंगे, बता दिया मैंने। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा
और 3 नंबर का आपका ये चैप्टर है 1.5 यानी 1.5 नंबर का 2 सवाल आएगा तो 3 नंबर हो जाएंगे आपको और इससे बाहर नहीं जाएगा। जैव विविधता की हानि से पड़ने वाले प्रभाव, ऐसा सवाल मिल जाए तो आपको तो निहाल कर देगा। जैव विविधता की हानि से पड़ने वाले प्रभाव, एक तो पादप उत्पादकता में क्या हो जाएगी, पादप उत्पादकता या उत्पादकता में कमी आना। ठीक है, तो जैसे जैसे पेड़ पौधों की उत्पादकता में कमी होगी तो जैव विविधता से क्या होगी, हानि। पर्यावरणीय समस्याओं ऐसे जैसे सूखा पड़ना, असंतुलन, बैलेंस बिगड़ना, प्रतिरोधकता में कमी आना, पारितंत्र में अस्थिरता उत्पन्न होना, ये भी हानि है। तो मतलब इससे जैव विविधता को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये चीज़ है। जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है, जैव विविधता की क्षति का सबसे प्रमुख कारण है मानव के क्रियाकलाप। मनुष्य ही है जो प्रकृति का कह सकते हैं कि अगर जब दुरुपयोग होगा तो फिर ऐसे ही होगा। इसका अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। प्राकृतिक आवासों की क्षति, प्राकृतिक आवासों की क्षति। तो प्राकृतिक आवासों की क्षति के अंदर आपको क्या ध्यान देना है, प्राकृतिक आवासों की क्षति, इसमें देखो या विखंडन, ये जातियों के विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 14% थे जो अब कितने रह गए, 6%, ये पूछा जाता सवाल। विशाल अमेजन वर्षा वन, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। पृथ्वी का फेफड़ा जिसको अपन कहेंगे लंग्स ऑफ अर्थ, लंग्स ऑफ अर्थ, याद रखना इसको। प्राकृतिक आवासों की क्षति और उसका विखंडन, 14% से 6% हो गया। अमेजन जो वर्षा वन है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, अभी और भी पढ़ा था हमने अमेजन वर्षा वन। सोयाबीन की कृषि व चारागाहों के लिए काटा गया। प्रदूषण की वजह से कई प्राकृतिक आवासों को क्षति पहुंचा जिससे बहुत सी जातियां अस्तित्व खतरा हो गया। जब बड़े प्राकृतिक आवास मानव क्रियाकलाप विखंडित छोटे आवासों में बदल जाते हैं तो मुख्य रूप से स्तनीय पक्षी, प्रवासी स्वभाव वाले प्राणी संकट में आ जाते हैं। जब छोटे आवास वाले होंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अतिदोहन। अतिदोहन से क्या होता है, मानव अपने भोजन आवास से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संपदा को अत्यधिक दोहन कर रहा है। पिछले 500 वर्षों में मानव की आवश्यकता व लालची प्रवृत्ति, मानव की प्रकृति कैसी होगी, लालची प्रवृत्ति, और इसी कारण अनेक जातियां विलुप्त हो गई। जैसे कौन सी चीज़, तो देखो यहाँ पे एक तो स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर। अनेक समुद्री मछलियाँ व्यावसायिक महत्व होने के कारण शिकार अधिक होना और कई मत्स्य जातियाँ खतरे में पड़ गई है। तो ये चीज़ आपको नोट कर देना है कि अतिदोहन से क्या क्या नुकसान होगा। अतिदोहन होता क्या, पहले ये समझ लेना आप। विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का एलियन स्पेसीज इन्वेजन। जब कोई विदेशी यानी बाहरी जातियाँ जाने या अनजाने किसी नए क्षेत्र पर पहुंचती है तो उनमें से कुछ आक्रामक हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे नील नदी की मछली, इम्पोर्टेंट लिख देना, नील नदी की मछली, नाइल, पर्स, ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको। पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाली गई तो वहाँ की स्थानीय जो सेसलेड मछलियों की संख्या 200 से ज़्यादा जातियाँ विलुप्त हो गई है। विदेशी जातियों का आक्रमण, अब ये मछली नील नदी की मछली और डाली कहाँ, विक्टोरिया झील में। तो इस झील में जैसे ही उस मछली को डाला गया, नाइल पर्स को, तो वहाँ की जो ये मछली थी सेचलीड, ये मछलियों की संख्या क्या होगी, विलुप्त होगी। देखो नेक्स्ट, लास्ट अंतिम आपके टॉपिक रहेगा अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश में क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको मत्स्य पालन के उद्देश्य से हमारे यहाँ नदियों में डाला गया और ये हमारे यहाँ की मूल जो अशल्कमान
थी मछली, कैट फिश थी, जो अफ्रीकन कैट फिश ने उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, खतरा बन गई। गाजर घास, गाजर घास पार्थेनियम कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, पार्थेनियम। जल हायसिंथ, लेंटाना जैसी आक्रामक खरपतवार थी। हमारे यहाँ की मूल जातियाँ पर्यावरण के लिए संकट, इम्पोर्टेंट करके लिखना। इस गाजर घास के सवाल कई बार पूछा गया है। ये एक प्रकार की खरपतवार है। ये हमारे कह सकते हैं कि जो फसल होती है उसके साथ उग जाती है, और ये बीज इनके कह सकते हैं बाहर से आए। ये जल हायसिंथ, ये लेंटाना, इसके द्वारा किसानों को बहुत नुकसान होता है। सहविलोपन क्या बन जाएगा अगला पॉइंट, सहविलोपन। सहविलोपन से आप क्या समझोगे, क्लीन तो दिख रहा है आपको। सहविलोपन, जब कोई एक जाति विलुप्त होती है तो उस जाति पर निर्भर अन्य पादप जंतु जातियाँ भी विलुप्त होने लगती। जब कोई परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तो उसके परजीवी भी क्या होते हैं, विलुप्त। सहविकसित पादप, यहाँ कह सकते हैं परागणकारी सह-उपकारिता। एक जाति जैसे पादप विलोपन से दूसरी जाति कीट निश्चित रूप से विलुप्त जाती है। देखो यहाँ पे समझो इसको। सहविलोपन क्या है, सहविलोपन का मतलब हुआ जब कोई एक जाति विलुप्त हुई तो उस जाति पर जो निर्भर थी अन्य पादप या जंतु वो भी साथ में विलुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे सहविलोपन का मतलब ही है कि साथ साथ विलुप्त होना, साथ साथ विलुप्त होना। तो साथ साथ विलुप्त होगी। जब एक जाति विलुप्त हो गई तो दूसरी जिसके ऊपर डिपेंड थी वो भी विलुप्त हो गई। और सविकसित में ध्यान रखना, दूसरे के साथ साथ विकसित होना। सविकसित में क्या होगा, पादप परागणी सह-उपकारिता। एक जाति पादप की है जैसे दूसरी जाति कीट की है तो निश्चित रूप से वो विलुप्त हो जाती है। अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, वाई। तो आपका कारण मतलब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्यों का रीजन हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको मिलेगा, संकुचित या संकीर्ण रूप से उपयोगी। जैव विविधता मानव के लिए संकीर्ण रूप में उपयोगी है। इससे मानव को अनेक लाभ होते हैं, इसीलिए हमको उसका संरक्षण करना जरूरी है। क्या लाभ होता है, खाद्य उत्पाद मिलते हैं, औद्योगिक उत्पाद मिलते हैं, औषधीय उत्पाद मिलते हैं। खाने के लिए अपने को पारितंत्र, पारिस्थितिकी, पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। औद्योगिक उत्पाद मिलते हैं, जहाँ हम उद्योग करना चाहते हैं हमको औषधियाँ मिलती है। इमारती सामान, घर बनाने के लिए लकड़ी वगैरह मिलती है। तो ये चीज़ आपको क्या समझना है, यहाँ पे इमारती सामान सब इसमें मिल गया। उसके अलावा अपने को खनिज भी मिलते हैं, तो ये सब आ जाएंगे उसमें। लोहा, तांबा, सोना, चांदी सब अपने को प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण से ही ये संभव है। मनुष्य पादपों की लगभग 25,000 से ज़्यादा जातियों का उपयोग परंपरागत औषधियों के रूप में कर रहा है। हम आज के समय में जितने भी मेडिसिन प्रयोग में कर रहे हैं वो सब इससे प्रयोग हो रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट अपने, व्यापक रूप से उपयोगी। व्यापक रूप से उपयोगी जैव विविधता का पारितंत्र सेवाओं में अमूल्य योगदान है। अमेजन वन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में कुल उपस्थित जो ऑक्सीजन का लगभग 20% भाग मुक्त किया। बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे जो अमेजन वर्षा वन हमने पढ़ा अभी कि वो पृथ्वी का फेफड़ा है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 20% भाग ऑक्सीजन का मुक्त करता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन मनुष्य के लिए अमूल्य है। परागण कार्यों द्वारा परागण क्रिया मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पारितंत्र सेवा है। जो परागण करते हैं, आपको पता है, पीछे भी पढ़ा आपने कि कीट, जल, वायु, ये सब किसके, परागण के क्या है, कारक। परागण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि परागण कार्यों यानी जो परागण करता है वो परागण क्रिया मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण पारितंत्र सेवा होगी। प्रकृति में उपस्थित जैव विविधता के सौंदर्यात्मक पहलू का मूल्यांकन करना भी बहुत कठिन है। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, नैतिक। सभी जीवों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। लालची भी है, बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान है तभी तो लालची। मनुष्य यह जानता है कि बिना जैव विविधता के उसका अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य को पता है
अतः मनुष्य ये नैतिक दायित्व बन गया मनुष्य का कि वो प्रकृति में जो पाई जाने वाली जैव विविधता का संरक्षण करें, चाहे उससे मनुष्य को वर्तमान में आर्थिक रूप से कोई लाभ न मिले, कोई भी फायदा नहीं हो, फिर भी आपको ध्यान रखना नैतिक कर्तव्य ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जैव विविधता को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी स्थिति में छोड़कर जाएं। हमको जो फायदा मिल रहा है तो हमको किस प्रकार से आगे वाले समय में भी काम आए, सतत पोषणीय विकास की तरह। तो जब जैव विविधता अभी हमने पढ़ा था संरक्षण क्यों, अब हम देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण करेंगे कैसे, हाउ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किस टाइप से करेंगे, तो उसका आंसर अपने को देखना है यहाँ पे। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित करना, कई बार किसी जाति विशेष विलोपन संकट से बचाना, और उसके लिए सहायता आवश्यकता होती है, बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जाता है। दो प्रकार से कर सकते हैं हम जैव विविधता का संरक्षण। पहला तो है स्वस्थानीय, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण कितने टाइप से करते हैं, दो टाइप से। पहला है स्वस्थानीय, तो इसको देख लेते हैं। इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है उसको देखें। पहली बात ध्यान रखना है, उसको आवास कैसा देंगे, प्राकृतिक, जो उसको चाहिए, इस प्रकार से हम संरक्षित करेंगे। बस ये इतना सा अपने लास्ट रहा है टॉपिक, जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाएंगे हम, ठीक है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है, उच्च स्थानिकता होती है। और स्थानिकता से तात्पर्य है कि कुछ जातियाँ क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, वे जातियाँ अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। विश्व में, ध्यान रखना, विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। आपके तो यही सवाल बनता है कि कितने हैं विश्व में, 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये क्षेत्र त्वरित आवासीय क्षति क्षेत्र भी है। हमारे देश से संबंधित हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, ध्यान रखना हमारे देश से संबंधित हॉटस्पॉट। उच्च जैव विविधता हॉटस्पॉट हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि संपूर्ण जो पृथ्वी की बात करें, ये हॉटस्पॉट पृथ्वी के संपूर्ण भूक्षेत्र के 2% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो 2%। हॉटस्पॉट विशेष सुरक्षा व्यवस्था करके जातियों के विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य, दूसरा टाइप है अपना, किस प्रकार से हम संरक्षण करेंगे, तो नेशनल पार्क बनाओ, अभयारण्य बनाओ, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र बनाओ। जैव विविधता संरक्षण को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान, अब लगभग 93 हो गए हैं, और राष्ट्रीय उद्यान 448। कुछ जीव मंडल अभयारण्य जो कह रहा है कि 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना, 90 की जगह अब लगभग 93 हो गए। समय के साथ चेंज होते रहते, तो ध्यान रखना इसको। पवित्र उपवन, पवित्र उपवन में ध्यान रखना, ये ऐसे स्थल होते हैं, पवित्र उपवन जिसको अपन कह सकते हैं कि ओरण, है ना, ओरण। पवित्र उपवन किसको कहेंगे अपन, ओरण। अपने गांव में ओरण होती है वैसे, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, काटने का मना होता है, वो चीज़। तो ये ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पादपों जंतुओं को संरक्षित धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। लोग वन्य पादपों जंतुओं की पूजा करते हैं और उनके संरक्षण की अत्यधिक महत्व देते हैं। मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान की जो अरावली है, और कर्नाटक व महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट है, मध्य प्रदेश का सरगुजा, चंदा, बस्तर, ये सब इसके लिए है। आपको याद करना पड़ेगा कि राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ और मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, वहाँ पे मतलब क्या कह सकते हैं, पवित्र उपवन है। मेघालय के पवित्र वन अनेक दुर्लभ और संकटापन्न जो पादप जातियाँ हैं उसका आश्रय स्थल है। दूसरा है बाह्य स्थान है, और फिर इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
बाह्य स्थान है। एक तो था स्वस्थान है और दूसरा है बाह्य स्थान है। तो बाह्य स्थान में क्या ध्यान रखना, बाह्य स्थान संरक्षण में इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण कई प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार के संरक्षण में क्या होगा, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर, स्वस्थान में तो वो उनका स्वस्थान होता है स्वयं का, जहाँ वो रहते हैं, यानी प्रकृति का आवास होता है। और इसमें क्या होता है, बनाया जाता है, वो बाह्य स्थानीय होता है, प्रकृति आवास से बाहर मानव निर्मित होता है। अब वो कैसे होता है, तो देखो, जंतु उद्यानों, वनस्पति उद्यान, या फिर कह सकते हैं वन्य जीव सफारी, अपन टाइगर रिजर्व, टाइगर सफारी पढ़ते हैं, वही तो जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सफारी पार्क बनाए जाते हैं। जंतु पादपों को प्राकृतिक आवास दिया जाता है और जंतु जातियाँ अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुकी है, उन्हें जंतु उद्यान में संरक्षित किया जाता है, जिनकी संख्या कह सकते हैं कम है। निम्न ताप परिरक्षण, इस तकनीक द्वारा संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित, जनन सक्षम और अत्यधिक निम्न ताप कह सकते हैं कि -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। पात्रे निषेचन क्या होता है, वो आपने पहले भी पढ़ा है, जो इसको अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस तकनीक के द्वारा अंडों को पात्रे निषेचन कराकर संततियाँ उत्पन्न करके संकटग्रस्त जातियों को बचाया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ध्यान रखना कि परख नली द्वारा जो किसी जीव है, उस जीव के जो गैमेट होते हैं उसको लेकर, युग्मक को लेकर युग्मनज कराया जाता है, निषेचन फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। एक होता है उत्तक संवर्धन। ये पूछ रहा है कि आप कैसे करोगे बाह्य स्थान में, तो बाह्य स्थानों में वैज्ञानिकों द्वारा ये काम किया जाता है। उत्तक संवर्धन में इस विधि में पादप कोशिका, उत्तक या अंग का संवर्धन करके जीव जातियों को बचाया जाता है। कोई पादप कोशिका है या उसका कोई उत्तक अंग है, उसको लेकर भी संवर्धन करते हैं, प्रयोग करते हैं। बीज बैंक, तो व्यापारिक महत्व के पादपों के विभिन्न प्रभेदों के बीजों को लंबे समय तक बीज बैंक में संरक्षित रखते हैं, जैव विविधता को बचाए रखते हैं, आने वाले समय तक वो भी प्रयोग में किया जा सकता है। जैव विविधता की कोई स्पष्ट राजनीतिक सीमा नहीं है, इसे बचाने का दायित्व सभी राष्ट्रों का। तो ध्यान रखना, यहाँ से बहुत अच्छा सवाल है। 1992 में रियो डी जेनेरो जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है। 1992 पृथ्वी सम्मेलन, कहाँ, रियो डी जेनेरो में। इस सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण के लिए सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया। ध्यान रखना, 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन में 190 देशों ने भाग लिया, कंट्री ने भाग लिया और जैव विविधता की क्षति में महत्वपूर्ण कमी लाने की शपथ ली। तो यहाँ से लास्ट में जाते जाते आपको प्रश्न मिल जा रहे हैं कि यहाँ पे एक तो ध्यान रखना, 1992 रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, 2002 में दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जगह है, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, विश्व शिखर सम्मेलन। इसी के साथ अपनी आज की ये क्लास पूरी हुई और नेक्स्ट आपको और भी इसी टाइप से क्लास मिलती रहेगी। बायोलॉजी में अगर आपको बढ़िया नंबर लाने हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और इसको नियमित रूप से पढ़ते रहना। आपका क्या फीडबैक मिलता है, क्या कमेंट मिलते हैं, उस हिसाब से आपको नेक्स्ट और क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।